हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। आप सभी को याद होगा जब हम लोग कंबाइन किए थे रेसिस्टेंसेस को दो तरीके से। एक था आपका पैरेलल, एक था पैरेलल कॉम्बिनेशन, और दूसरा जो था वो था आपका सीरीज। ठीक है, कुछ फिगर अगर आपको याद होगा तो आपको क्लियरली ये पता होगा कि पैरेलल जो रेसिस्टेंसेस होते हैं उसमें जो ओवरऑल रेजिस्टेंस था, ओवरऑल रेजिस्टेंस यानी कि सिंपली अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, इसका रेजिस्टेंस अगर 5 ओम है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का क्या था? तो हमने फॉर्मूला निकाला था कि 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R यानी कि 5 ओम, ये भी चलो इसको हम 10 ओम मान लेते हैं, हमने इसको 10 ओम। ठीक है, और ये हो गया 1/10 ओम। जब इन दोनों को सॉल्व किए तो दोनों का एलसीएम हुआ 10 ओम, ये हो गया 2 और ये हो गया 1 यानी कि 3/10 ओम। और जब इसको सॉल्व करते हैं यानी कि आरपी, तो इसका रेसिप्रोकल क्योंकि ये 1/आरपी है यानी कि रेसिप्रोकल अगर इसका करेंगे तो पहले कितना हो गया? तो 10/3, 10/3 इक्वल टू हो गया 3.3। ठीक है, अब इस चीज पे ध्यान दें, यहाँ पर जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है, ठीक, ये ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होगा वो इन दोनों के मिनिमम रेजिस्टेंस से भी कम है, मिनिमम रेजिस्टेंस से भी कम है। 3.33 आया जो कि 5 ओम से भी कम है। ठीक, अच्छा अगर इसको हम सीरीज में, इन दोनों को अगर हम सीरीज में कंबाइन करते हैं, देख लीजिए 10 ओम और 5 ओम कंबाइन किए थे, मेरा टोटल रेजिस्टेंस आया था 3.33। अगर इन दोनों को हम सीरीज में कंबाइन करते हैं सीरीज में, पहला जो था वो रेजिस्टेंस 10 ओम का, दूसरा जो था वो था 5 ओम का। और इन दोनों कंबाइन करते हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस सीरीज इक्वल टू क्या होता है? तो ये होता है R1 प्लस R2, तो 10 ओम प्लस 5 ओम इक्वल टू कितना हो गया? 15 ओम। यानी कि यहाँ पे जो ओवरऑल रेजिस्टेंस था, ये ओवरऑल रेजिस्टेंस जो था वो इसके हाईएस्ट रेजिस्टेंस से भी ज्यादा है। ठीक है, पहली चीज नोटिस कि in series combination the overall resistance of the circuit is greater than the highest, even highest resistance, but in parallel combination the overall resistance of the circuit is lesser। ठीक है, जब भी हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होगा वो कम से कम होता जाएगा, और वहीं पे जो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होगा वो अधिक से अधिक होते जाएगा। ठीक है, अच्छा सपोज करो हम यहाँ पे एक स्विच लगाते हैं, ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पे स्विच लगाते हैं, यहाँ पे इसके लिए हमको दो स्विच लगाना पड़ेगा ना, एक स्विच यहाँ पे और एक स्विच लगाना पड़ेगा हमको कहाँ पे? तो यहाँ पे। ठीक है, अब आपको देखने को मिलेगा कि अगर इस स्विच को ऑफ कर रहे हैं तो अगर ये मेरा एप्लायंस A है और ये एप्लायंस B है, A और B, A1 और B1, तो A1 भी स्विच ऑफ हो गया, B1 भी स्विच ऑफ हो गया, क्योंकि अब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। पूरा सर्किट डायग्राम आप इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पे स्विच था, एक बैटरी है और उसके बाद जो होगा पूरा सर्किट कंप्लीट। तो अगर एक स्विच ऑफ हुआ तब भी ये सर्किट डायग्राम जो होगा वर्क नहीं करेगा, सर्किट वर्क नहीं करेगा। बट फिर यहाँ पे अगर हम यहाँ ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम एक स्विच को ऑफ किए, अगर हम इसको ऑफ किए तो बस इस वाले पार्ट का सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम फ्लो करंट की बात करेंगे तो अगर हम इसको ऑफ कर चुके हैं तो करंट का फ्लो यहाँ पे इस सर्किट में नहीं होगा, करंट का फ्लो इसमें होगा, यानी कि ये अप्लायंस सही से वर्क करेगा। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग अप्लायंसेस के लिए अलग अलग स्विच सेटल हो सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग अप्लायंसेस के लिए अलग अलग स्विच सेट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, सपोज करो कि ये आपका कहीं ये अप्लायंस जो है खराब हो गया, ये अप्लायंस जो है आपका खराब हो चुका, तो जाहिर सी बात है खराब हो चुका, इसका अगर वर्क नहीं करेगा तो ये अप्लायंस जो है वो भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सर्किट को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ फिर वही सारे हम देखेंगे कि अगर अप्लायंस वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि इसको अगर हम हटा भी दिए तब भी जो होगा मेरा ये जो अप्लायंस लगा हुआ ये वर्क करेगा। ठीक, समझिएगा इन सभी चीज़ों को। ये सभी चीज़ें हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको पढ़ना है, हमको समझना है कि जो हमारे घर के अंदर, यानी कि अभी आप जैसे रूम में बैठे हुए हो, अभी आप जहाँ पे भी टेलीविज़न देख रहे हो,
टेलीविज़न देखते हो, फ़ैन के अंदर बैठते हो, तो वो सारे टेलीविज़न और फ़ैन किस में होते हैं, सीरीज़ में होते हैं कि पैरेलल में होते हैं। तो वो सभी के सभी जो होंगे, आप इनसे से बताइए क्या सारे प्लेयर्स के लिए एक ही स्विच रखते हैं? नहीं ना। अगर सारे प्लेयर्स के लिए एक स्विच नहीं रखते हैं तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। ठीक, हर एक अप्लायंस के अलग स्विच हम किसमें से कर सकते हैं, तो पैरेलल में। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होगा वो सीरीज में होता है कि पैरेलल में होता है, तो जाहिर सी बात ये क्लियर है कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा हमने देख लिया कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो ओवर रेजिस्टेंस, क्योंकि हमको रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं चाहिए, वी रिक्वायर द लिस्ट रेजिस्टेंस, ताकि हमको अधिक से अधिक करंट मिल सके। जितना रेजिस्टेंस कम होगा करंट उतना ही अधिक होगा। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द ओवर रेजिस्टेंस इज मच लोअर देन द लोएस्ट, सबसे कम वाले से भी कम होता है। इसलिए क्या होता है कि वी यूज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक, वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, और वहीं पे वी डोंट यूज सीरीज कॉम्बिनेशन इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो होगा उसका काफ़ी हाई होता है। ठीक है, तीसरा चीज़ क्या हुआ कि अगर कोई बंद भी कर दे, इवन वन अप्लायंस जो होगा स्टॉप्स वर्किंग, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट भी आता है तब भी जो होगा बाकी अप्लायंस वर्क करना शुरू करेगा, वर्क करते रहेगा। किस में? तो पैरेलल में। और किस में वर्क नहीं करेगा? तो सीरीज में। अगर एक अप्लायंस खराब होता है तो पैरेलल में वर्क करेगा, बट सीरीज में सारे के सारे अप्लायंस होंगे एक साथ बंद हो जाएंगे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैरेलल के लिए हमने पढ़ा था कि पैरेलल के लिए सारे के सारे अप्लायंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, लेकिन दोनों को सेम वोल्टेज मिलेगा, तीनों को सेम वोल्टेज मिलेगा, 10 को सेम वोल्टेज मिलेगा, 10 को पैरेलल में लगाएंगे। ईच एंड एवरी अप्लायंस विल हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो सभी के सभी एक समान ग्रो करेंगे। बट इन सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि V1 है V2, ये V1 ये V2। ऐसे केसेस में क्या होंगे कि हियर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सिस्टम में चेंज, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये रेजिस्टेंस के क्रॉस ये चेंज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी डोंट यूज सीरीज कॉम्बिनेशन इन आवर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अभी ये चीज़ें हम कुछ आपको बोल रहे हैं, आप इसको नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले आप नोट डाउन करें व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो एडवांटेज आर हियर। सबसे फर्स्ट आप लिखिएगा इन पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस stops working due to some defect, then all others appliances keep working normally। मतलब सीधे के पैरेलल सर्किट में अगर एक बंद हो गया तब भी बाकी जो भी होंगे वो आराम से चलते रहेंगे। दूसरा लिखिए इन पैरेलल सर्किट each electrical appliances has its own switch due to which it can be turned on or off independently without affecting other appliances। ठीक है, थर्ड लिखिएगा इन पैरेलल सर्किट्स each electrical appliance gets the same voltage। इन पैरेलल सर्किट each electrical appliance gets the same voltage, that is 220 वोल्ट जो भी हमारे सर्किट होता है, as that of the power supplied। और फोर्थ लिखिएगा इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन the electrical appliances in parallel combination of electrical appliances, the overall resistance of the household circuit is reduced due to which the current flowing through the circuit is high। ठीक है, तो ये हमारे एडवांटेज हैं, और इसी का ठीक उल्टा कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। उसमें हम लिखेंगे डिसएडवांटेज में इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग देन द अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आल्सो स्टॉप्स वर्किंग, द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट increases, that's why we get lesser current and the potential difference across each and every resistor is different, so each and every resistor या each और every appliances gets different voltage। and fourth आप लिख सकते हैं, कौन सा पॉइंट छूटा हमारा, फोर्थ आप लिख सकते हो कि we can't apply different switches for different appliances, यानी कि we have to use only one switches। जो 4 पॉइंट आपने लिखा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसी 4 पॉइंट को आपको कर देना है उसका ठीक अपोजिट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है,
चलिए, अब यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म हुआ। अब आगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डील होता है इलेक्ट्रिक पावर। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसके बारे में थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर क्या है। ठीक है, तो पावर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। पावर क्या होता है? पावर होता है एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, नहीं ना? पावर इक्वल टू होता है एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो अब अगर हमने यहाँ पे करेंगे ये इलेक्ट्रिक पावर है, इट इज इलेक्ट्रिक पावर, देन यू कैन से दैट इट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, एंड देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? तो पावर को हम लोग एज वेल जानते हैं, द यूनिट ऑफ पावर इज वाट। एंड हियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होता है? वो होता है जूल। एनर्जी का यूनिट जूल। किसी भी तरह की एनर्जी को हीट हो, साउंड हो, तो यदि अगर एनर्जी की बात करें देन द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। सो इट कम्स दैट वाट इक्वल टू वाट, तो वाट इक्वल टू जूल बाय सेकंड। ठीक है, यहाँ पे वाट। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, जब भी किसी भी यूनिट की बात करें तो हम उस यूनिट को डिफाइन करना चाहते हैं कि वाट इज 1 वाट। तो 1 वाट इक्वल टू वाट, तो 1 वाट का निकालना ट्राई करेंगे हम लोग, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 जूल एनर्जी जब कंज्यूम होगा 1 सेकंड के अंदर, 1 जूल एनर्जी अगर कंज्यूम होगा 1 सेकंड के अंदर, तब जो टोटल पावर होगा वो कितना होगा? दैट विल बी 1 वाट। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज 1 वाट। तो लिख सकते हैं, आप नोट डाउन करोगे, जो हम पॉइंट बोलते हैं आप उसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। सबसे फर्स्ट आप डिफाइन कीजिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, लिखिएगा, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। उसके बाद ये लिख लीजिएगा आप, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम। ठीक है, उसके बाद आगे आप लिखिएगा, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज व्हाट? द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज व्हाट एंड इट इज डिनोटेड बाय W, कैपिटल W। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल पावर इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। ठीक, आगे लिखिएगा व्हाट इज 1 वाट। तो 1 वाट को लिखिएगा 1 जूल बाय 1 सेकंड। इसको डिफाइन करेंगे हम लोग, दो तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय एन एप्लायंस इन 1 सेकंड, देन द पावर ऑफ एप्लायंस इज सेड टू बी 1 वाट। यानी कि अगर एक जूल काम करे 1 सेकंड के अंदर तब भी 1 वाट है। और दूसरा, इफ 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय एन एप्लायंस इन 1 सेकंड, देन द पावर इज सेड टू बी 1 वाट। चाहे वो 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर जाए या 1 सेकंड में 1 जूल काम कर जाए, तब उसका पावर जो होगा वो कहलाएगा कि वो है 1 वाट। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज 9 वाट? व्हाट इज 9 वाट? इफ पावर रेटिंग ऑफ अ बल्ब इज 9 वाट, देन व्हाट डज इट मीन? क्या मीन करता है? तो ये मीन करता है 9 वाट का मतलब क्या होगा? टाइम। वी हैव टू टेक एवरी टाइम वी हैव टू टेक टाइम इन मिनट फॉर्म, यानी नीचे जो होगा वो हमेशा 1 सेकंड होगा, डिनोटेड शुड बी 1 सेकंड। तो यहाँ पे 9 वाट के लिए क्या होगा? ये हो गया 9 जूल और बाय 1 सेकंड। तो अब इस पूरे को अगर हम पढ़ें तो पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि द एप्लायंसेस यूटिलाइजेस 9 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकंड और द एप्लायंस कैन डू 9 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकंड। आपने डबल 9 वाट का, इट मीन्स इट एक्वायर्स या इट कंज्यूम्स 9 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकंड। ठीक है, तो हम लोग का इंट्रोडक्शन था ये पावर के बारे में। बट पावर के बारे में हम कुछ जान चुके, अब कुछ और चीज़ें समझ लें कि ये जो वाट है, वाट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट। तो हम लोग वाट ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, हम लोग वाट की जगह पे क्या यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे किलो वाट। 1 किलो वाट इक्वल टू होगा 1000 वाट। मेरे घर उनको जब जरूरत पड़ेगी तो उसका हम थोड़ा सा बड़ा फॉर्म, वाट का बड़ा फॉर्म 1 किलो वाट यूज करेंगे। 1000 वाट, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 into 10 to the power 3 वाट, या फिर इसे लिखेंगे 10 to the power 3 वाट। ठीक है, याद रखिएगा 1 किलो वाट इक्वल टू 10 to the power 3 वाट। ठीक है, चलिए ठीक, इस टॉपिक में लास्ट में फिर से एक बार डिफाइन कर ले कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन और द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अब इसके बाद हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर अगले क्लास में। थैंक यू।